हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में 10th क्लास साइंस का मॉडल पेपर करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। ऑप्शन ए छाया, बी उपछाया, सी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जब कोई प्रकाश स्रोत के सामने कोई रुकावट वाली वस्तु रख दी जाती है, यानी कि जो अपारदर्शी वस्तु है उसको रख देते हैं, तो उस पर जो है क्या बनती है, उसकी छाया बनती है। उसकी क्या बनती है, छाया बनती है। अगला सेकंड क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो क्षमता P इक्वल टू होता है 1/f, और f का मान किस में होता है, मीटर में होता है, तो 1/1 यानी कि 1 डायोप्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। और वहीं जो है उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को क्यों कहते हैं, क्योंकि जो प्रकाश है आ रहा होता है, जो समानांतर प्रकाश से की किरणें आ रही होती हैं, उसको एक बिंदु पर क्या करती हैं, केंद्रित कर देती हैं, और एक बिंदु पर केंद्रित करने के कारण हम उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, तो उसको अभिसारी लेंस कहते हैं। जबकि अवतल लेंस क्या करता है, ये लाइट को फैला देता है, एक लाइट को जो है क्या करती है, फैला देती है, इसलिए अपसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होती है, तो जो आवर्धन है वह मात्रक विहीन होता है, क्योंकि आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। अब दोनों की ऊंचाई जो है या तो सेंटीमीटर में अगर लेते हैं तो उसका ऊंचाई भी सेंटीमीटर में और वस्तु की ऊंचाई भी सेंटीमीटर में, तो दोनों कट हो करके क्या आ जाएगा, कोई भी मात्रक नहीं बचेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मात्रक विहीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, अधिक होगा। तो हीरा जो है इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा है एक अभिसारी लेंस बनता है सदैव वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि जो अभिसारी लेंस है सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाता है वो पूछा है, तो सदैव वास्तविक प्रतिबिंब, सदैव आभासी प्रतिबिंब, कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब। तो बच्चों इसमें जो है जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कभी आभासी तो कभी वास्तविक। जो अभिसारी लेंस है, यानी कि अभिसारी लेंस कहते हैं किसको, उत्तल लेंस को, और उत्तल लेंस जो है वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या आकाश का नीला रंग रंग जो है होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, तो ये प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन के सिद्धांत पर ये आधारित है, क्योंकि वायुमंडल द्वारा जो है बाकी कलरों को जो है अवशोषित कर करके बाकी जो नीला रंग है ना उसको सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित किया जाता है, जिस वजह से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे RGB, RGB यानी कि रेड ग्रीन और ब्लू, रेड ग्रीन और ब्लू, रेड ग्रीन और कौन सा, ब्लू हो जाएगा, रेड ग्रीन और ब्लू, ये 3 कलर हैं जो कि प्रकाश का प्राथमिक कलर है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं, कहाँ होती हैं? कॉर्निया में, पुतली में, रेटिना में और इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? रेटिना में होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहा है कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो दूरदृष्टि दोष के लिए दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे दूरदृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु ही दिखाई देती है, नज़दीक नहीं की वस्तु नहीं दिखाई देती है, और इसलिए इसको जो है दूर करने के लिए क्या लगाते हैं हम? उत्तल लेंस का। अगर निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अगर पूछा जाए तो कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का। किस लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस। और जिसे जरा दूरदर्शिता है उसे हम बेलनाकार लेंस के द्वारा हम दूर करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व क्या होता है? तो ये 1/10 सेकेंड होता है, यानी कि 1/10 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, इसमें नहीं, इसका आंसर जो है 1/16 सेकेंड होगा। यहाँ पर ये जो सुनते हैं हम उसका जो है सुना हुआ प्रभाव कितने देर तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? और वाट किसका है? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड। कार्य बाई समय, कार्य बाई क्या होती है? समय, और कार्य का मात्रक जूल और समय का सेकेंड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितना? 100 यूनिट, 10 यूनिट, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट हमारा करेक्ट आंसर है। 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होती हैं? वोल्ट, वाट, जूल और न्यूटन। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होती हैं? वाट होती हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितना जूल? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? मैक्सवेल, आइंस्टीन, फ्लेमिंग और ऑस्टेड। तो दाएं हाथ का अंगूठा का नियम या जिसे दक्षिण हस्त नियम कहते हैं वो कौन है? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम या दाएं हाथ का अंगूठा का नियम। अगला क्वेश्चन है 19, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है 1 मिली एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर बराबर कितना होता है? तो 1 मिली एम्पेयर, मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻³ एम्पेयर। अगला क्वेश्चन है 21, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। यानी प्रतिरोध का जब मान बढ़ाना है तो प्रतिरोधकों को किस क्रम में हमें जोड़ना चाहिए? तो उसे जब हम प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका मान बढ़ता है, और जब हम पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो उसका मान क्या होती हैं? जो सबसे कम मान वाले प्रतिरोधक होते हैं उससे भी हमें कम मान मिलता है। आपको इसका फॉर्मूला याद होगा, जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3, इस प्रकार से Rn तक जोड़ते जाएंगे, यानी कि जितने भी प्रतिरोधक हैं वो सभी का मान क्या होगा? सिंपल जुड़ते जाएगा। लेकिन जब पार्श्व क्रम में है तो होगा R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? जैसे 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R1, Rn इस प्रकार से आगे तक बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो इलेक्ट्रिक हीटर जो है उसकी कुंडली बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो नाइक्रोम का प्रयोग होता है। किसका होता है? नाइक्रोम का।
वहीं जो है विद्युत बल्ब का फिलामेंट की बात किया जाए तो टंगस्टन का यूज किया जाता है। किस धातु का यूज किया जाता है? टंगस्टन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सा गैस है? तो मुख्य रूप से जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस हैं कौन है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। और वहीं अगर जो है ओजोन परत के जो है क्षति के कारण पूछा जाए तो कौन सा गैस हो जाएगा? ओजोन परत की क्षति का कौन सा जो हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा फ्रियॉन गैस। वो ओजोन परत की क्षति कौन पहुँचाता है? फ्रियॉन गैस, जो कि एसी और फ्रिज ये सभी में यूज होता है। एसी और रेफ्रिजरेटर में किसका यूज होता है? तो फ्रियॉन गैस का यूज होता है, जो कि वायुमंडल में जाकर करके जो है ओजोन परत है उसका क्षय करने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला। तो ये सभी जो हैं क्या हैं? ये जीवाश्म ईंधन का एग्जाम्पल हैं। और जीवाश्म ईंधन कहते किसको हैं? तो वैसे ईंधन जो जीवों के अवशेष से प्राप्त होते हैं, वैसे ईंधन जो जीवों के अवशेष से प्राप्त होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य और जो अन्य तारे हैं उसका विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होते हैं? तो दो छोटे छोटे नाभिक जुड़ कर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। और सूर्य में क्या है कि दो हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। दो हाइड्रोजन नाभिक मिलकर के क्या करता है? एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो टिहरी बांध जो है उसका निर्माण का उद्देश्य क्या था? भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन और जल आपूर्ति। तो ये तीनों थी, यानी कि जो है इस टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य भूमि सिंचाई, बिजली और जल आपूर्ति, तीनों जो उद्देश्य थे। अगला है 27 नंबर, को खिलौने में किस सेल का प्रयोग होता है या किस सेल का उपयोग होता है? तो उसमें कौन सा सेल का यूज किया जाता है? सूखा सेल का। किसका यूज करते हैं? सूखा सेल का यूज करते हैं। अगला है जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? आपको ध्यान देना है कैथोड क्या होती है? माइनस वाला जो है होता है कैथोड क्या होती है? माइनस पॉइंट होता है और एनोड प्लस पॉइंट होता है। तो यहाँ पर जो धातु होंगे वो कैथोड पर मुक्त होंगे और अधातु जो है एनोड पर मुक्त होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपको पता है जो हाइड्रोजन है वो किस पर मुक्त होगा? कैथोड पर मुक्त होगा। हाइड्रोजन किस पर मुक्त होगा? कैथोड पर मुक्त होगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कहा है कि ZnO उपचयित हो रहा है। ZnO यानी कि ZnO का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। अब बताइए यहाँ से जिंक ZnO जो है उससे ऑक्सीजन अलग हुआ है और ऑक्सीजन अलग हुआ है, क्या ये उपचयित कहलाएगा? नहीं। अगला है कार्बन अपचयित हो रहा है। कार्बन अपचयित हो रहा है। कार्बन अपचयित हो रहा है। या बताइए ऑक्सीजन क्या जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या ऑक्सीडेशन होता है या फिर रिडक्शन होता है? तो ऑक्सीडेशन होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही है। कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। और या फिर हाइड्रोजन का अलग होना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? तो धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया कर करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देती है? तो चूना जल को दूधिया करने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आने से चूना जल जो है कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, कहा है निम्न में से कौन
बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का हॉल2, ये क्या है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। और वहीं जो है ये CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और CaCO3 एक कैल्शियम कार्बोनेट है। अगला क्वेश्चन है, दंत मंजन प्रायः होता है, दंत मंजन कैसा होता है, तो ये क्षारीय होता है। क्षारीय कैसे कह सकते हैं, अब जैसे आपको दंत मंजन में क्षारीय चीज़ें ही क्यों यूज की जाती है, हम लोग जानते हैं कि जैसे हमारे मुंह का pH मान 7 से कम होता है, और 7 से कम होने का अर्थ है कि वो अम्लीय होता है। और जब हम जैसे सोते हैं तो वहाँ पर जो है कुछ लार बनने की क्रिया कम हो जाती है, या न के बराबर लार बनती है। तो उस कंडीशन में जो मुंह में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं वो उस पर क्रिया करके उसमें अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे मुंह का pH मान और कम हो जाती है, यानी कि अम्लीयता बढ़ जाती है। तो उसको उदासीन बनाने के लिए हम दंत मंजन जो कि क्षारीय नेचर का होता है यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो नींबू व संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। नींबू और संतरा जो है उसमें क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। वहीं लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही में। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही में। और एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आपको पूछा जाए तो सिरका में। और फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी जो है उसमें पाया जाता है, लाल चींटी के जो डंक है उसमें क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है, तो आपको पता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत ज़्यादा क्षारीय है, और क्षारीय है इसमें आप आसानी से ऑप्शन से भी छाट सकते हैं। कितना होता है, 10.5 होता है, 10.5 होता है। अगला क्वेश्चन है, जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क क्या है, तो इसका जस्ता यानी कि जिंक का अयस्क क्या है, जिंक ब्लेड है, जिंक ब्लेड है। और पारा का क्या है, सिनेवार, पारा का क्या है अयस्क, सिनेवार। और बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का। बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। और सोडियम क्लोराइड अगर देखा जाए तो सोडियम का हो जाएगा, यानी कि Na का हो जाएगा। और जिंक ब्लेड किसका है, तो जिंक का है। और सिनेवार किसका है, पारा का। सिनेवार किसका है, पारा का है। अगला क्वेश्चन है, धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है वह है, तो धातु जो अम्ल राज्य में घुलता है वह कौन है, तो सोना है। और प्लेटिनम अगर रहता तो वो भी सही होता, सोना और प्लेटिनम क्या है, अम्ल राज्य में घुलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है, तो आयनिक यौगिक पहचान करने का जो है सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसमें देखना है कि आयनिक यौगिक होने के लिए आपको ध्यान रखना है कि उसमें धातु और अधातु दोनों होनी चाहिए। आयनिक यौगिक किसके साथ बनाता है, तो वहाँ पर जो है जैसे धातु और अधातु है तो कैसा बनाता है, आयनिक यौगिक बनाता है। तो जिसमें धातु और अधातु नहीं होंगे वो क्या होंगे, आयनिक यौगिक नहीं होंगे। तो कैल्शियम और क्लोरीन इसमें है, कैल्शियम क्लोराइड में क्या है, कैल्शियम और क्लोरीन जो कि धातु और अधातु है, तो ये कैसा है, आयनिक यौगिक है। CO2 अगर देखें तो कार्बन अधातु और ऑक्सीजन भी क्या है, अधातु। तो अधातु और अधातु के बीच जो है सहसंयोजक बंधन बनता है, यानी कि सहसंयोजी यौगिक हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर KCl देखेंगे तो पोटेशियम धातु है, क्लोरीन क्या है, अधातु है। यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे तो जनरली अधातु है, लेकिन यहाँ पर इसका कार्य धन आयन और ऋण आयन दोनों के रूप में किया जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आयनिक यौगिक है। लेकिन CO2 आयनिक यौगिक नहीं है, इसलिए इसका पूछा है आयनिक यौगिक नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, CO2। अगला हीलियम गैस है, तो हीलियम गैस कैसा है, सक्रिय, अक्रिय, उदासीन, और इनमें से कोई नहीं। तो अक्रिय या फिर कह सकते हैं निष्क्रिय गैस है। हीलियम क्या है, निष्क्रिय गैस है, यह अक्रिय गैस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है, तो ये हीरा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है, हीरा। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन का सूत्र क्या है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6, C6H6। और CH4 किसका होता है, मीथेन का होता है। और C2H2 किसका होता है, एसीटिलीन का होता है, C2H2 एसीटिलीन का होता है। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा आबंध बनते हैं, तो उसमें कौन हो जाएगा, इसमें अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन और
हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच पूछा है तो कौन सा आबंध होंगे। तो आपको पता है हाइड्रोजन एक एक के जो हैं इसमें क्या करते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। हाइड्रोजन क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, इसलिए इनके जो बीच जो आबंध बनेंगे क्या होंगे, एक आबंध होंगे। क्या होंगे, एकल आबंध होगा। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है चीनी का रासायनिक सूत्र। तो आपको चीनी का रासायनिक सूत्र याद होगा C12H22O11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, C12H22O11। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अब बताइए सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है इसमें, C2H6, C3H8, C2H4 और CH4। तो इसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, तो यहाँ पर जो है इसमें हो जाएगा C2H4, C2H4। अगला क्वेश्चन है मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी है वो कौन सा जो है मापदंड अपनाए थे, तो मेंडलीफ। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोसले का आवर्त सारणी है। तो मेंडलीफ वाला जो आवर्त सारणी है वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर है, जबकि मोसले का या फिर आधुनिक आवर्त सारणी जिसको बोलते हैं वो परमाणु संख्या के आधार पर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है। क्षार धातु नहीं है, तो यहाँ पर जो वर्ग 1 का जो है धातु उसको हम क्षार धातु कहते हैं। और वर्ग 1 के लिए आपको याद होगा, जैसे जो ट्रिक ये था हेलिना को रब से फरियाद है, या फिर हेलिना करे रब से फरियाद। तो इसमें जो है हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये सभी किसका है, तो ये क्षार धातु के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मैग्नीशियम जो है वो क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य है। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन सदस्य का समूह है, मतलब हाइड्रोजन समूह का सदस्य है, तो बताइए कौन हो जाएगा। बेरियम, बोरॉन, ब्रोमीन, बेरिलियम। तो हाइड्रोजन समूह किसको कहते हैं, वर्ग 17 वाले को हाइड्रोजन समूह कहते हैं। तो इसमें कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटिन। तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। और ब्रोमीन के बारे में ध्यान रखना है, एकमात्र अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन एक ऐसा एकमात्र अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है जिंक की परमाणु संख्या। तो जिंक कितनी होती है, परमाणु संख्या 30। जिंक का परमाणु संख्या 30 होती है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का ऋणात्मक होते हैं। कौन विद्युत के ऋणात्मक होते हैं, तो विद्युत का ऋणात्मक कौन होता है, अधातु। अधातु विद्युतता क्या होती है, ऋणात्मक होती हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी, तो कौन सा है, तो यहाँ पर जो है रीनी। कौन हो जाएगा, रीनी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है। वनरोपण, बढ़ती मानव जनसंख्या, अधिक हरे पौधे का उगना और जैव विविधता। तो इसमें क्या हो जाएगा, पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है किससे, बढ़ती मानव जनसंख्या। अब बढ़ती मानव जनसंख्या, बहुत ज़्यादा मानव जनसंख्या बढ़ेगा तो उनको रहने के लिए आवास चाहिए और खाने के लिए अनाज चाहिए, जिसके लिए वो खेती के लिए और आवास बनाने के लिए यानी घर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जंगलों ये सभी को काटेंगे, और जिससे कि जो है बहुत सारे जीव जंतु वहाँ से जो है विस्थापित हो जाएंगे, जिससे कि जो है वहाँ पर पर्यावरण संतुलन बिगड़ सकती है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। यानी पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, वस्तु का पुनर्चालन, वस्तु का पुनरुपयोग और वस्तु के उपयोग में कमी। तो यहाँ पर इसका जो सब करेक्ट आंसर है वो सभी हो जाएगा। वस्तु का पुनर्चालन यानी जो है उसमें कह सकते हैं इसका ये भी जो है, जिससे ये पुनर्चालन से भी क्या हो जाएगा, तो पर्यावरण में प्रदूषण से बचेगा। आप वस्तु का पुनरुपयोग, अब वस्तु को बार बार उपयोग करेंगे जिससे कि जो है नई वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसके लिए,
और वस्तुओं के उपयोग में कमी, जो हानिकारक वस्तु हैं, जो पदार्थ हैं, उसका उपयोग अगर कम करते हैं तो पर्यावरण क्या होगी, प्रदूषण होने से बचेगी। अगला है सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का किया जाता है, जिसकी परमाणु संख्या कितना है, 14। परमाणु संख्या क्या है, 14 है। और इसकी जो है, इसके बारे में आपको पूछा जाता है उपधातु, तो ये उपधातु के अंतर्गत आते हैं। अगला है निम्नांकित में कौन मुख्यतः बायोगैस है। तो बायोगैस में क्या पाया जाता है, मीथेन, यानी CH4 को क्या कहेंगे, बायोगैस। अगला है मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है। मनुष्य की दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है, तो इनामेल। लेकिन बना किससे होता है दांत, यानी भीतरी क्या जो पदार्थ है वो क्या है, डेंटाइन है। लेकिन इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, इनामेल। अगला क्वेश्चन है जठर ग्रंथियां पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, आमाशय में। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, आमाशय में। जबकि यहाँ पर यकृत के बारे में अगर देखिए तो यकृत पित्त का निर्माण करता है, यूरिया का निर्माण करता है। तो ये सभी जो हैं जठर, इसमें जो है यकृत की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है। निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है, लाइपेज, माल्टेज, टाइलिन, लैक्टेज। तो ये कौन है, वसा के पाचन में कौन सहायक होता है, लाइपेज। क्या होता है वसा के पाचन में सहायक, लाइपेज। अगला क्वेश्चन है पीत रस का रंग कैसा होता है। पीत रस का रंग कैसा होता है, तो ये होता है हरा। कैसा होता है, हरा। हाँ सॉरी, यहाँ पर पीत रंग का रंग कैसा होता है, पीला होता है। ये कैसा होता है, पीला होता है। पीत रंग का रंग कैसा होता है, पीला होता है। अगला क्वेश्चन है पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन कहाँ होता है, तना में, पत्तियों में, जड़ में। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है, मुख्य रूप से कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। लेकिन आपको याद होगा पत्ती में स्टोमाटा के द्वारा, जड़ में मूल रोम के द्वारा और तना में बातरंध्र के द्वारा होता है। तो यहाँ पर सभी आंसर भी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं। तो हरे पौधे रात्रि में कौन सा गैस का निष्कासन करते हैं, तो हम लोगों की भांति ही जो है CO2 गैस का निष्कासन करते हैं और ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, इसमें कहा है किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है। तो किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में जो है 36 ATP का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है। तो सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है, 80 mmHg होता है, 80 mmHg होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है, तो ये पत्तियों में होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ से होती है, पत्तियों से होती है। अगला क्वेश्चन है अस्थि क्या है, पदार्थ है, उत्तक है, कोशिका है, इनमें से कोई नहीं। तो अस्थि क्या है, एक उत्तक है। अस्थि क्या है, उत्तक है। रक्त के बारे में भी पूछा जाए तो क्या होगा, उत्तक ही होगा। पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं कहाँ, छाल में, पत्तियों में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में और इनमें से सभी। तो ये जो अपशिष्ट संचित कहाँ रहते हैं, सभी जगहों पर रहते हैं, छाल, पत्ती और कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी रहती है। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं टैनिन, रेजिन, गोंद। तो ये सभी जो हैं टैनिन, रेजिन और गोंद तीनों पौधों के उत्सर्जी पदार्थ ही हैं। अगला क्वेश्चन है स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है। तो ये होता है सेरिब्रम। स्मरण शक्ति यानी कि याददाश्त का जो है केंद्र कौन है, सेरिब्रम। सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है। कैसा, जड़ कैसा दिखाता है, जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। तो ये क्या होता है, गुरुत्वानुवर्तन गति दर्शाता है, क्योंकि ये जो है गुरुत्वाकर्षण की दिशा में ये वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन है एस्ट्रोजन स्रावित होता है।
एस्ट्रोजन स्रावित होता है किससे? अंडाशय के द्वारा। एस्ट्रोजन किससे स्रावित होता है? अंडाशय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्वपरागन निम्न में से किन पौधों में होता है? स्वपरागन निम्न में से किन पौधों में होता है? तो यहाँ पर जो है स्वपरागन की क्रिया किस में होती है? उभयलिंगी पादपों में होती हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? तो गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है बताइए? गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? तो इसमें किस में होता है? फंडस। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो ये कौन सा है? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या बोला जाता है? आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ में क्या थे? पादरी थे। तो ये कहाँ थे? ऑस्ट्रिया में। कहाँ थे? ऑस्ट्रिया में। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? बताइए, इसमें सबसे जो है ऊपरी पायदान पर क्या होती हैं? ये होती हैं जगत। क्या होती हैं? जगत। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है कि जीवाणु और कवक और शैवाल। तो कौन है? ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मांसाहारी जीवों को कहा जाता है। मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाता है? तो मांसाहारी जीव जो होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता या फिर तृतीयक उपभोक्ता दोनों होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता नहीं होते हैं। लेकिन जो है सब मांसाहारी जो जीव हैं वो किस में आ जाएंगे मुख्य रूप से? क्योंकि बी और सी का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे? तृतीय उपभोक्ता, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है मांसाहारी ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक कोशीय स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले कोशीय स्तर तक पहुँचता है? तो ऊर्जा का मात्र 10% जो है अगले कोशीय स्तर तक पहुँचता है। तो इस प्रकार से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 80 1 से लेकर के 80 तक कंप्लीट हुआ और आगे जो है हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और नए सेट के साथ है, जिसमें हम लोग जो है क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे।